चलो, कितने बजे मैच है आज? वो बराबर मालूम है नालायक लोगों को। क्या होमवर्क दिया था कल, कुछ मालूम है क्या? दिया ही कहा था सर तुमने होमवर्क वगैरह थोड़ी देते। बहुत बढ़िया, शानदार। आज से दूंगा। हाँ, चलिए शुरू करें। बोलो हाँ या ना। ओके गाइज, आज हमको सीधा कंटेंट की तरफ मुड़ना है बिना समय को जवाए। लेट्स गो। मुझे 2 मिनट देना सिर्फ, जस्ट चेक। ओके, नोट्स कलेक्ट करना शुरू किया सबने कि नहीं? नहीं किया अभी तक? ठीक है, कल से करना शुरू कर देना, ठीक है? मैं ऑफिस में मेंशन करके रखूँगा। एक मिनट देना, हाँ मुझे नेट कनेक्शन। नेटवर्क ही नहीं है जीवन में। 1 सेकंड। हेलो, कुठेस तू?
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं है तुमको? ये मेरे लैपटॉप के ऊपर कुछ भारी का मिलता क्या देखने के लिए बिजी हो तुम? है देखते सर केस में कुछ भारी का मिलता क्या? कुछ नहीं मिलने वाला भाई। चलो हो जा चीचा डाउनलोड। आगे आज आपके पास नोट्स नहीं है तो आप सिंपली लिखते चलो सब चीज़ें, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा है डाउनलोड? हैं? हो रहा डाउनलोड का बटन बराबर दिख गया तेरे को? है मेरे को नहीं दिखा, मेरे लैपटॉप में तेरे को जरूर दिख गया। कलेक्शन है भाई के पास। चलो ओके ओके, कल का रिवाइज किया सबने? बोलो हाँ या ना। चलो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल का, ठीक है, नोट्स ओपन होने तक। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमने कितने कैटेगरीज ऑफ लॉ देखे थे? जोर से बोलो, कितने कैटेगरीज के? 3। कौन कौन से? यूनियन, स्टेट, कॉनकरेंट। कहाँ लिखा हुआ यूनियन, स्टेट, कॉनकरेंट? आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 246, शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7। कुछ याद है सबको, हाँ या ना? ओके उसके बाद में हमने नेक्स्ट चीज जो देखी थी, हमने देखी थी 3 लॉज के लिए, 3 कैटेगरी के लॉज के लिए 2 टाइप के प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कौन सा है? सेंट्रल। दूसरा प्रोसेस कौन सा है बच्चों? स्टेट। लाइव स्ट्रीम को सबको हाय, ठीक है। सो सेंट्रल और स्टेट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ड्राफ्टिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है? इंट्रोडक्शन एंड रीडिंग। तीसरा स्टेप पब्लिक कमेंट्स। चौथा और पांचवा पासिंग। पासिंग के अंदर 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेस के नाम बोलो। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। हाउस ऑफ पीपल में कितने लोग बैठते हैं? 5 4 5। कितने वोट्स चाहिए? 272। और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में 245, उसमें कितने वोट्स चाहिए? 123। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना? ओके बुक बंद करो सब लोग, देख के आंसर नहीं देना है, ठीक है। सो 5 4 5, उसमें से 273 वोट, 272 वोट्स चाहिए, एंड 245 में से कितने? 123। दोनों अप्रूवल मिलने के बाद कहां जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में ऑफिशियल गैजेट। कल हमने ऑफिशियल गैजेट भी ओपन करके देखा था, ठीक है। कल हमने यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट भी देखी थी, ऑफिशियल गैजेट भी देखा था, ठीक है। चलो अब उसके ऊपर ज्यादा समय हम नहीं देंगे, आज हम जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ या ना। ओके सबसे पहले कोई भी लॉ शुरू करने के पहले उस लॉ को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं आपको आज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तुम हो सीए फाउंडेशन में, और तुम्हारा जो बेसिक काम है वो आफ्टर सीए होने वाला है कंसल्टेंसी का। काय का काम होने वाला है बोले एक बार उससे? कंसल्टेंसी। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप नॉर्मली इस पूरे चैप्टर में केस स्टडीज जितने ज्यादा पढ़ सकते हो उतने ज्यादा पढ़ो, और उतने ज्यादा केस स्टडीज की प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा केस स्टडीज की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? सो हम पढ़ेंगे, पर पढ़ने के साथ में मोर इंपॉर्टेंट कि हम इसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है। डेफिनेशन है 2A 2B 2C 2D 2E 2A GH I J यहां तक है, पर इन डेफिनेशंस को भी याद करने का तरीका है। किसी को डेफिनेशन के सेक्शंस याद है? एनीवन? बोलो 2A किसका है? ऑफर है। 2B? चलो आ जाओ, आप इस कदर से याद करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, आ जाइए फटाफट फटाफट मैं याद करवा दूं, ठीक है। ओके सो सेक्शन नंबर 2A जो है, 2A इज रिगार्डिंग ऑफर।
अब नॉर्मली टू ए इज रिगार्डिंग ऑफर याद कैसे रखना है? नॉर्मली आप किसी को भी जब बोलते हो लिखना शुरू कर देना स्ट्रेट अवे, ठीक है? टू ए इज रिगार्डिंग ऑफर। नॉर्मली किसी को भी जब आप ऑफर देते हो तो उसको पहले बुलाते हो, ऑफर सुनाते हो, अरे बोलो हाँ या ना। तो टू ए है ना, तो बोलो ए सुन, ए सुन ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो, यस और नो। फिर एक्सेप्टेंस, जिसको सुना रहे हो बोलता है बी फॉर, हाँ बोल, बोलो हाँ या ना। तो बी इज एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस और क्या लिख बाद से प्रॉमिस, तो बी फॉर बोल, याद रखने में आसान। फिर तुम्हारा एग्रीमेंट बन गया, अगर तुमने ऑफर एक्सेप्टेंस कर दिया तो तुम ऑफर, उसने दिया एक्सेप्टेंस, यू बिकम द ऑफर, ही बिकम से क्या बोले बाजू से एक्सेप्टेंस, तो तुम बन गए प्रॉमिस और वो क्या बन गया बोले बाजू से प्रॉमिस सी। तो टू सी प्रॉमिस और प्रॉमिसी, ठीक है? एक बार सब जन बोलेंगे टू सी इज अ प्रॉमिस और, एंड दूसरा वर्ड कौन सा है? प्रॉमिसी। दूसरा वर्ड कौन सा है? प्रॉमिसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। सो प्रॉमिस और प्रॉमिसी, लंबा लेके जाना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? फिर टू डी, मेरा नाम क्या है? जोर से बोलो मेरा नाम क्या है? डी फॉर दर्शन, बोलो हाँ है ना? तो बोलो कंसी दर्शन, बोलो ना कंसी, कंसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नियरली सेम ही स्पेलिंग है, कंसीडरेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो डी फॉर कंसी, जोर से बोलो, कंसीडरेशन। सो ए फॉर ए सुन, बी फॉर बोल एक्सेप्टेंस, सी फॉर प्रॉमिस और प्रॉमिसी, डी फॉर कंसी दर्शन, ई फॉर एग्री, ई फॉर क्या लिख बाजू से एग्रीमेंट, ई फॉर क्या लिख बाजू से एग्रीमेंट। एकदम वाहियात टेक्निक है मेरे को पता है, पर पूरी कारगर है, एग्जाम में यही काम में आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट के बाद एफ से कुछ नहीं, आज सच जाने दो। टू जी इलीगल, इलीगल, गल याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो तो वैसे ही याद रहती है बोलना। तो इलीगल, साड़ी वाली गर्ल नहीं, इल्ली वाली गर्ल, इल्ली वाली साड़ी इलीगल। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो टू जी के बाद टू एच, हाँ कॉन्ट्रैक्ट। इतना सब करने के बाद में क्या वाले बार उसे हाँ कॉन्ट्रैक्ट, कि लो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में एच के बाद आई क्या आता है? आई। एबीसीडी भूल गए क्या जीवन में? बोलो। एच के बाद क्या आता है? आई वॉय, क्या बोलना है? वॉय, राइम करो। आई वॉय, आई वॉय डेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आंसर समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले यस और नो। एक बार सब जन बोलेंगे। ए सुन मतलब क्या? ऑफर। बी बोल मतलब एक्सेप्टेंस। सी प्रॉमिस और प्रॉमिसी। डी कंसीडरेशन। क्लियर है? ई एग्रीमेंट। क्लियर है? एफ जाने दो। जी इली। क्लियर है? एच हा कॉन्ट्रैक्ट। आई वॉइडेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। सेक्शन याद रहने के चांसेस है, बोलो हाँ है ना? चलो अब सेक्शंस के ऊपर आते हैं। अच्छा, इसके पहले तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, मेरे को मालूम है, बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, वो भी मेरे को मालूम है। पर एक आज हादसा होने वाला है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है? क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो तुमने उनसे नहीं पढ़ा होगा, माइट भी जिन्होंने फाइनल पे लॉ वगैरह पढ़ाया है और मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो देयर आर बहुत ज़्यादा चांसेस कि तुम जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए लेके आए हो आज, वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ठीक है? एकदम बेसिक ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी नई चीज़ के लिए रेडी रहना, और मैं जो बोलूँगा मैं उसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुमको कोई भी ब्लाइंडली चीज़ करने के लिए बोलूँगा। ये जो वर्डिंग है इंस्टीट्यूट ने या डिपार्टमेंट ने एक्ट में जो लिखे हुए उन्हीं वर्डिंग के हिसाब से बोलूँगा, पर नई चीज़ के लिए रेडी रहना, दिमाग को थोड़ा ओपन रखिएगा, ठीक है? प्रूव मैं कर दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2A। 2A इज क्या है? सब जन बोले एक बार उसे ऑफर। सब जन बोलेंगे 2A क्या है? बोले एक बार उसे ऑफर। स्टार्ट करते हैं। When one person signifies to the another his willingness to do, कुछ करने की इच्छा है, या abstain from doing, कुछ ना करने की भी इच्छा है। willingness to do और abstain from क्या है? बोले एक बार उसे doing anything with a view of obtaining assent, सामने वाले की हामी चाहिए। सामने वाले की क्या चाहिए? हामी। assent मतलब सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए। that other to such an act और abstain, जो ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों को सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए।
सर कर रहा है नहीं कर रहा है, दोनों चीजों को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंडिया में अभी फिलहाल प्रैक्टिकली बोला जाए तो टेलीकॉम कंपनी सिर्फ दो ही है, प्रैक्टिकली दो ही है। पहला एयरटेल और दूसरा कौन सा है? जियो। जो एक्चुअली 2018-17 के अंदर जो कुछ नहीं था, वो कंपनी आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट शेयर लेके घूम रहा है, दैट इज जियो। अब अगर जियो और एयरटेल ये दो ही कॉम्पिटिटर, बीएसएनएल को तो वैसे कोई गिन नहीं रहा, वो तो गवर्नमेंट जिंदा है इसलिए बीएसएनएल जिंदा है। जोर से बोले एक बार, ऐसा नो। सो बेसिकली बीएसएनएल लॉन्ग फॉर्म भगवान से भी नहीं लगता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब बेसिकली अगर एयरटेल और जियो के बीच में अगर ये दो ही कॉम्पिटिटर है और इन दोनों ने एक साठगांठ कर ली, एयरटेल वाले बोले कि हम सिर्फ साउथ इंडिया में सब कुछ बेचेंगे, चाहिए जियो वाले बोले हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही सेल करेंगे। एयरटेल वालों ने बोला कि हम नॉर्थ इंडिया में कभी सेल नहीं करेंगे, जियो वालों ने बोला हम साउथ इंडिया में कभी सेल नहीं करेंगे। इन्होंने ज्योग्राफिकली खुद के एरिया डिसाइड कर लिया। नाउ व्हेन, फोकस कीजिएगा, नाउ व्हेन, इसको और बेटर लेवल में मैं प्रेजेंट करता हूं। नाउ व्हेन, ठीक है, अगर मैं ऐसा सिचुएशन आपको बोलूं, लेट्स से नॉर्थ साउथ जियो एयरटेल, तो जियो वाले क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ नॉर्थ में बेचेंगे, साउथ में नहीं बेचेंगे। तेरे साउथ में हम किसी को सिम नहीं देंगे, सिर्फ नॉर्थ में देंगे। एयरटेल वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब हम सिर्फ साउथ में सर्विस देंगे, नॉर्थ में नहीं देंगे। अब जब एयरटेल या जियो ये एग्री कर रहा है कि हम सिर्फ नॉर्थ में सेल करेंगे, इट इज डूइंग समथिंग, इट इज केवल एक बार जो से टू डू समथिंग। ये क्या है? जब जियो बोल रहा है कि मैं सिर्फ नॉर्थ में सेल करूंगा, दैट मींस ही इज सेइंग आई एम डूइंग समथिंग। ये मेरा ऑफर है भाई कि हम नॉर्थ में सर्विस देना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम एब्सटेन भी दे रहा है। एब्सटेन मतलब मैं कुछ नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? मैं साउथ में बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये भी तो कंसिडरेशन है एयरटेल के लिए। जोर से बोलो ऐसा नो। एट द सेम टाइम एयरटेल इज सेइंग दैट कि मैं साउथ में सर्विस दूंगा और मैं नॉर्थ में नहीं आऊंगा। दिस जो राइट टिक है ना, इट इज टू डू समथिंग, एंड जो रॉन्ग थिंकिंग है इट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और ये दोनों चीजें कंसिडरेशन बन सकती है। कई बार मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो नॉन कॉम्पिट फीस दिया जाता है। कौन सा फीस बोले एक बार उसे? नॉन कॉम्पिट फीस। व्हाट इज नॉन कॉम्पिट फीस? कि सामने वाले कॉम्पिटिटर को आप लमसम में कुछ दे दो 10-15 करोड़ और बोल दो तो कंपटीशन से बाहर हो जा। अब वो जब कंपटीशन से सामने वाला पर्सन बाहर हो रहा है तो एक्चुअली एग्री क्या कर रहा है कि मैं कंपटीशन नहीं करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा, आई एम एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग द थिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो, दिस इज नथिंग बट अ नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट। ये जो क्रॉस लगाया दिस इज अ नॉन कॉम्पिट, ये जो क्रॉस लगाया दिस इज अ नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट। दीज आर कॉल्ड एज एनसीएज, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ऑफर में ये दोनों आता है कि मैं नॉर्थ में सेल करूंगा, ये भी ऑफर है, और मैं साउथ में तुम्हारे लिए सेल नहीं करूंगा, ये भी ऑफर है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर। नो, ये चीज को दिमाग में फिट कर लो। यहां तक आइडिया क्लियर है? अच्छा, ये जो तुम ऑफर दे रहे हो टू डू, देखो डेफिनेशन बनाना बहुत सिंपल है। व्हाट इज ऑफर? टू डू समथिंग नॉर्थ में बेचूंगा और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग साउथ में नहीं बेचूंगा। ठीक है? दोनों याद हो रहा है अच्छे से? एक बार सब जन बोलो ऑफर मींस टू, सब जन बोलो ऑफर मींस टू डू समथिंग नॉर्थ में बेचूंगा, साथ में बोलो ना टू डू समथिंग नॉर्थ में बेचूंगा और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग साउथ में नहीं बेचूंगा। पर इंटेंशन क्या है? जियो ने जब ये बोला तो उसका इंटेंशन क्या है? एयरटेल ने एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? एयरटेल ने एक्सेप्ट करना चाहिए विद व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द एयरटेल। बोलो सब जन, क्या बोलना है? विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द एयरटेल। बस तुम डेफिनेशन ही बना रहे हो, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट। पॉइंट नंबर बी में वही लिखा है। बोलो हाँ है ना? देखो सिंपल तुम वही बोल रहे हो। ऑफ व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या? टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। नीचे व्यू टू व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर सच अ पर्सन फॉर द एक्ट और द एब्सटेन। बाद में क्या लिखा है? फॉर सच अ टू डू एक्ट और टू डू एब्सटेन। क्लियर है? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज प्रपोजल और द ऑफर। डेफिनेशन तो हम भी बोल सकते हैं। चलो बोलो एक बार, क्या है बोलो एक बार। ऑफर मीन्स नॉर्मल, एकदम ऐसे टांडव वर्ड यूज नहीं करने का। नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में इज, द, और, ईकिंग इंग्लिश, वॉकिंग इंग्लिश, ड्रॉकिंग इंग्लिश, टॉकिंग इंग्लिश, सब इंग्लिश ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है? तो ऑफर मीन्स, सब जन बोलो क्या बोलना है? ऑफर मीन्स टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ इंटेंशन ऑफ obtaining assent for such a offer or the assent is called as proposal. अरे अरे बोलो, सिग्नल भेजो वापस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज ऑफर। दिस इज कॉल्ड एज केवल एक बार उसे ऑफर। लेट्स गो फॉर एक्सेप्टेंस। सिंपल, और भी सिंपल। टू बी बोल, when a person to whom the proposal is made signifies his assent, to whom the proposal is made signifies his assent, thereto the proposal is said to be
एक्सेप्टेड। कुछ नहीं करना है, जिसको प्रपोजल दिया उसने एसेंट दे दिया, बोले हाँ ठीक है, दैट इज द एसेंट, क्लियर है कंसेप्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं बोले एक बार, जो से एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स क्या बोले एक बार, जो से प्रॉमिस। सो सिंपल वर्डिंग याद रखना है, प्रपोजल मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, कॉमन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको मार्क करना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लिखने के लिए समय दूंगा तब लिख लीजिएगा। फिर टू सी, प्रॉमिस और प्रोमिसी, और भी इजी, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस और द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिसी। सिंपल बोलो एक बार स्टेटमेंट में क्या बोलना है, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिसी। क्लियर है कंसेप्ट? चलो नीचे अगला वाला, कंसीडरेशन। ठीक है, अब कंसीडरेशन थोड़ा सा हम पेंडिंग रखेंगे क्योंकि कंसीडरेशन के ऊपर हमें पूरा चैप्टर है। ठीक है, कंसीडरेशन का चैप्टर है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो हम वहां देखेंगे प्रॉपरली, क्योंकि अभी कंसीडरेशन के डेफिनेशन देखेंगे, वहां वापस चैप्टर शुरू करेंगे। उससे अच्छा सब कुछ साथ में वही देखे ना, आइडिया क्लियर तब तक। नहीं तो तुम गजनी हो, अच्छा गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है, तुम्हारा तो वो भी गारंटी नहीं है। जोर से बोलो ऐसा ना। तो अपन वही देखेंगे, कंसीडरेशन चैप्टर मैंने मार्क कर दिया। एग्रीमेंट, अब ये बहुत खास है, कृपया इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और मैंने जो हादसा बोला था वो यही होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा प्यार से पढ़िएगा। रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? थोड़ा दम लगा के अच्छे से, रेडी, ऐसे ऐसे रिलैक्स नहीं पढ़ने का है, अच्छे से ताकत से। एवरी प्रॉमिस and every set of promises each other forming consideration for each other is an agreement। पक्का बोलो हाँ या ना। एक बार वापस पूछता हूं, एवरी प्रॉमिस एंड वर्ड यूज किया है, कौन सा वर्ड है? एवरी सेट ऑफ promises forming consideration for each other is an agreement। ये बोला है पक्का? पक्का जोर से बोलो, पक्का। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट सर। यही तो दिक्कत है। मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 इज इक्वल टू एग्रीमेंट। सही लिखा है गलत लिखा है? क्या मजाक कर रहे हो? मतलब अब तक जो मैंने पढ़ा उसकी कोई वैल्यू नहीं है? है, जरूर है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैं कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर कैसे, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स गो वर्ड बाय वर्ड, मैं नहीं बोल रहा, तो लिखा है वो मैं बता रहा हूं। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस ऐड कर दो, दूसरा प्रॉमिस या तीसरा प्रॉमिस या चौथा प्रॉमिस या पांचवा प्रॉमिस या छठवां प्रॉमिस। जरूरी थोड़ी है दो लोगों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा या दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा। मैंने, इसने और इसने, हम तीनों ने ट्रियो कॉन्ट्रैक्ट किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया? अच्छे से सोचा भिकार मानुस, थ्रीसम किया। नालायक, येलो टी शर्ट, बेकार मानुस, एक नंबर। ध्यान दो, हमने कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स सेल करने वाला हूं इस बंदे को। एक काम करता हूं, मैं इस एग्जाम्पल से बाहर निकल जाता हूं, येलो वाले बंदे को लाते हैं। हाँ, इसने और येलो वाले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, येलो टी शर्ट वाले बंदे ने इसको गुड्स बेचे। ठीक है, इस बंदे ने फिनिश प्रोडक्ट बना के इसको बेचा, इस बंदे ने उस फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज उसको दी। मेरे को पूछने का नहीं अब क्या, कैन आई से ट्रियो कॉन्ट्रैक्ट, सबके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है। अब इसमें आप अगर प्रोमिसेस गिनोगे फ्रैंकली, 1 प्रॉमिस, 2 प्रॉमिस, 3 प्रॉमिस, पर सब एक दूसरे को पैसा भी तो देंगे, तो उल्टा भी तो गिनो, 4 प्रॉमिस, 5 प्रॉमिस, 6 प्रॉमिस। बोलो हाँ या ना।
सिंपल सी बात है, यहाँ ये ऐसे मजाक के लिए नहीं डाला है। फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मजाक वाली सच में नहीं है। हर सिंगल प्रॉमिस ऐड करो सेट ऑफ प्रॉमिस के साथ। अब सेट ऑफ प्रॉमिस में एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। मतलब यहां एंड वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रॉमिस वन या एंड मतलब प्लस, प्रॉमिस वन एंड प्लस प्रॉमिस 2 3। सो बेस, अरे ब्लू टी शर्ट वाली मैडम, अरे सो जाओगे, जागो, आंख लगते लगते बची, कभी कभी लग जाती, ठीक है, ध्यान दो। सो प्रॉमिस वन प्लस प्रॉमिस का है बोले एक बार उसे 2। अब उन्होंने क्या बोला है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस वन एंड प्रॉमिस 2 3 4 5 6 फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तब जाके वो उसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। तो अगर आप इधर देखो तो मैंने क्या लिखा है? मैंने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट लिखा है। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि इन्होंने बोला है प्रॉमिस। इन्होंने क्या बोला है बोले एक बार उसे? प्रॉमिस। नाउ इफ वी सी प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉमिस की डेफिनेशन टू बी में दिया है। टू बी इज एक्सेप्टेंस मतलब प्रॉमिस ना? अरे बोलो हाँ या ना। और टू बी में क्या बोला है? एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ पर्सन हु प्रपोजेस सिग्निफाइज हिज असेंट, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो सिंगल, अगर हम टू बी को सिर्फ गिने, सिर्फ टू बी को गिने, तो टू बी कहता है कि जब एक ऑफर आया, एक प्रपोजल आया, उस प्रपोजल को सामने वाले ने जब क्या किया? एक्सेप्ट, तो बन गया प्रॉमिस। तो क्या बन गया? प्रॉमिस। और एग्रीमेंट क्या कहता है? एग्रीमेंट कहता है, 2E कहता है एग्रीमेंट में कि भाई साहब, जब आप एक प्रॉमिस लो एंड उसमें ऐड करो सेट ऑफ अलग अलग प्रोमिसेस, मतलब प्रॉमिस कौन सा बोले एक बार उसे? 2। प्रॉमिस 1 लो, उसमें प्रॉमिस 2 ऐड करो, तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। पर प्रॉमिस ओरिजिनली प्रॉमिस 1 क्या है? ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1। एंड प्रॉमिस 2 क्या है? ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2। तो मैंने लिखा क्या है? ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 विच इज अ प्रॉमिस 1 and offer 2 plus acceptance 2 which is a promise 2 is totally called as agreement. मैंने मेरे मन से लगाया क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेयर टेक्स्ट में लिखा है वो मैंने बोला। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। आइडिया क्लियर है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? वर्ड टू वर्ड हमने लिया भाई। अपन ने ऐसा क्या कुछ स्किप किया करके अपन ने जो वर्डिंग्स पढ़े ऊपर ने लिया। जिसको नहीं समझा उसके लिए वापस से लाइव स्ट्रीम के लिए खास ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समय गया इसके ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? एवरी प्रॉमिस। इधर अगर एंड नहीं होता, इधर और होता, तो फिर मैं एक ही प्रॉमिस ले सकता था। पर इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? एंड। सो ये क्या हो गया? प्लस। अब प्लस में सेट ऑफ प्रॉमिस बोला है। सेट ऑफ क्यों बोला है? क्योंकि एक तो पहले आ गया, फिर जो भी ऐड करोगे वो तो सेट बनेगा ना। फिर जो भी ऐड करो, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे साथ में एक और बंदा बिठा दिया तो वी आर अ सेट। क्लियर है कंसेप्ट? सो एक तो पहले आ गया, एवरी प्रॉमिस ये एक आ गया, उसमें कोई भी नया ऐड करो तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? सो मैंने प्रॉमिस 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। ये एक दूसरे के लिए जब कंसिडरेशन बनते हैं, यही प्रॉमिस एक दूसरे के लिए जब क्या बनते हैं? कंसिडरेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से? एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 इज अ एग्रीमेंट। बराबर है? बोलो हाँ है ना। पर प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस मतलब जब आप प्रपोजल करते हो और उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिलता है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस। तुमने अभी तक क्या सुना है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। नहीं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस एंड प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2 इज एन एग्रीमेंट। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो यस और नो। अब कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। सर थियोरेटिकली तो तुमने प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली क्या करोगे? प्रैक्टिकली भी तो बोलो कि ऐसा हो सकता है। हमारा सर मन मानने को रेडी है, पर हमने अभी तक के तो ऐसा ही सुना है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो थोड़ा प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करना है? जोर से बोलो यस और नो। इधर आ जा भाई, फर्स्ट लेट्स से, ठीक है, मेरे पास फोन है, ठीक है, मेरे पास फोन है। नाम क्या है भाई तेरा? वरिंदर रजत, ठीक है। बंदे का नाम है रजत। अब मैंने बोला रजत को, रजत मेरे को तेरे को ये फोन बेचने का है, रजत मेरे को तेरे को ये फोन बेचने का है, ठीक है। क्या बोला मैंने? फोन बेचने का है। मेरी तरफ से ऑफर निकला है, बोलो हाँ या ना। मैं बोल रहा हूँ ये फोन मेरे को 5 करोड़ में बेचने का है। रजत बोल रहा है मेरे को ऐसे झटक भी दिया तो भी नहीं निकलते। बोलो हाँ या ना। सो मैंने रजत को बोला 5 करोड़ में बेचने का। दिस इज माय ऑफर कि मैं फोन बेचना चाहता हूं। पहली बात, मैं फोन बेचना चाहता हूं, ये मेरा ऑफर है। पर क्या रजत को फोन की जरूरत है? उसका भी तो सुनना पड़ेगा। अरे मैं बेचना चाहता हूं मतलब उसने लेना जरूरी है क्या?
जोर से बोलो यस और नो। कोई दे रहा है तो लेना जरूरी है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अगर मैं फोन बेचना चाहता हूं तो रजत को लेना कंपल्सरी नहीं। रजत मेरे को ये बोल के भी भाग जा सकता है, मेरे पास ऑलरेडी फोन है, उसके ऊपर वीडियो अच्छे चलते, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता है ना। तो मतलब मैंने फोन का जब ऑफर दिया, फर्स्ट ऑफर फोन का, तो रजत ने फोन परचेस करने के लिए हाँ बोलना जरूरी है। दैट मीन्स ऑफर 1 इज फॉर फोन सेल, एक्सेप्टेंस 1 इज फॉर फोन बाइंग। एक्सेप्टेंस 1 इज फॉर फोन, क्या बोले एक बार भाई, अच्छा मत सोचो तो, हाँ एक्सेप्ट नहीं तो बड़ी स्क्रीन है। सो ऑफर 1 इज फॉर फोन सेल एंड एक्सेप्टेंस 1 इज फॉर फोन बाइंग। अभी तक रेट डिस्कस हुआ है क्या? नहीं। अब दूसरी बात, अब मैंने जब रजत को फोन दिखाया, रजत ने, नॉर्मली आप फोन बेचते हो तो फोन ऐसे पूरे चारों साइड से देख लेते हो ना, देख ले भाई, वीडियो प्ले करना है तो मतलब, ठीक है। सो रजत ने चारों साइड से फोन देखा, नाउ ही इज सजेस्टिंग मी द प्राइस, क्योंकि पैसे तो वो देने वाला है ना। ऑफर 1 हो गया, एक्सेप्टेंस 1 हो गया, ठीक है। मैंने फोन बेचना चाहा, उसने फोन लेना चाहा, ऑफर 1 कंप्लीट, एक्सेप्टेंस 1 कंप्लीट। चलो एक चीज तो हुई, ये प्रॉमिस तो अब मेरे तरफ से निकल चुका है कि अगर तू फोन खरीदना चाहता है, प्राइस टैली हुआ, तो मेरे तरफ से प्रॉमिस है कि तू फोन खरीद सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो ना रजत, प्राइस सजेस्ट करो कि 10 रुपए छोड़ के बोलना, कितना? 150 रुपया देगा, लगा ही था मेरे को, 150 रुपया देगा। अब रजत मेरे को बोल रहा है 150 रुपया देगा, जोर से बोलो 150 रुपया दे। इसने प्राइस सजेस्ट किया, मतलब एक ऑफर इधर से निकला है। अब मेरा वाला फोन का ऑफर 1, रजत ने बोला फोन लेना है, एक्सेप्टेंस 1, पर अब रजत बोल रहा है 150 रुपया देगा, ऑफर 2। अब मैं 150 रुपए पे एग्री कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर डिपेंड है एक्सेप्टेंस 2 एंड प्रॉमिस 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता, 150 रुपए तो बिल्कुल नहीं, जीरो ऐड कर। रजत बोले 1,500 देगा, बोला एक और जीरो, बोले 15,000, बोला एक और जीरो, बोले 1.5 लाख देगा। इतना? 1.5 लाख। 1.5 लाख का फोन, अच्छा ऑफर, दे सकता हूं। अब अगर रजत ने मेरे को 1.5 लाख बोला और मैंने रजत को क्या बोला? हाँ। मैंने रजत को क्या बोला? हाँ। तो प्राइस का ऑफर 2 निकला, मेरे तरफ से 1.5 लाख का एक्सेप्टेंस 2 निकला, बिकम्स अ प्रॉमिस 2। पहला प्रॉमिस काय का था? ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1 फोन बेचने का, दूसरा ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 प्राइस का, दोनों मर्ज हो गए, प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 बिकम्स एन एग्रीमेंट। कंफर्म है सबको? जोर से बोलो यस और नो। 1.5 लाख। थैंक यू सो मच रजत के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। नाउ अच्छे से फोकस, बोर्ड के ऊपर ध्यान। इससे भी बेटर एग्जांपल तुमको ऑफर और एक्सेप्टेंस का बताओ, जिसमें 2-3 प्रोमिसेस होते हैं। तुम्हारी मम्मी को कभी सब्जी मंडी में भाव करते हुए देखना, वहां इतने ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएंगे कि मैं मम्मी के साथ एक दिन गया था सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए। मम्मी ने जाके पूछा गोभी कितने की, वो मुंह फाड़ के बोला नालायक सब्जी वाला 80 रुपए की। मेरी मम्मी ने क्या बोला होगा? 8 रुपए दूंगी। तो तुम्हें एक्चुअल समझ में आएगा ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1 क्या है, ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 क्या है, क्लियर है? और ये चीज उससे बेटर समझ में नहीं आती। मतलब मम्मी जब फर्स्ट टाइम प्राइस बोलती है ना, तुमको ऐसा लगता है किधर भागू मैं यहां से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो यस और नो। तो इसके बाद में, इसके पहले तुमने क्या सुना, किससे सुना? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सही सुना, वो उस समय के लिए सही था। हर बार मैं ये बोलता हूँ कि कुछ बताने वाली या चीज होने वाले, हर जरूरी नहीं कि कोई गलत हो, समय गलत हो सकता है। कंसेप्ट समझ में? तो जो भी तुमने जिससे भी सुना होगा डजंट मैटर, बट दिस इज व्हाट इज राइट, ठीक है। और ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये जो लिखा है मैं उससे प्रूव करके दे रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिकली भी यही हो रहा है। मैंने थ्योरेटिकली भी समझा दिया, मैंने प्रैक्टिकली भी समझा दिया। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। अब इसी इक्वेशन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इसी इक्वेशन को आगे एक्सटेंड। तो अब जाओ कॉन्ट्रैक्ट पे, कौन सा है? 2H। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट में हमारा इक्वेशन क्या है एग्रीमेंट का? बोलो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 इज एन, क्या बोले एक बार जो एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2 जब इनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा, अभी तक तो प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2 है, अभी तो मैंने सिर्फ इसको फोन बेचा है, मैं भाई साहब इसको ड्रग्स का भी ऑफर दे सकता हूं, ये देख गांजा। फिर वो सुन के कड़ा के फिर बोलेगा 150 रुपया देगा, तो मान सकते हैं अपन, बोलो हाँ है ना। पर गांजे का कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिबल है क्या?
ऐसा है क्या कि अगर मैंने इसको गांजा गलत क्वालिटी का भेजा तो एक कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर सकता है कि नहीं नहीं घटिया क्वालिटी का गांजा कैसे क्या बेचा? ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली, जोर से बोलो यस और नो। नहीं हो सकता, तो दैट इज नॉट एनफोर्स। सो सी, फर्स्ट थिंग, एग्रीमेंट क्लियर है सबको? जोर से बोलो यस और नो। अब जब हम ये बोलते हैं कि एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ? मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्स लॉ कर सकता है, मतलब जो एग्जीक्यूट नहीं किया तो तुम कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस कर सकते हो, जो अगर मैंने ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये मेरे ऊपर केस कर सकता है, ऐसा एग्रीमेंट चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोर्ट में जाके केस इम्प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर तो नहीं हो सकता ना। मतलब सबसे पहले चीज चाहिए पॉसिबल। सबसे पहले चीज क्या चाहिए? पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं चाहिए। मैंने इसको बोला कल मैं तेरे को चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, हालांकि मेरा डायलॉग नहीं है पर मैंने बोला कि चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, क्या इसके ऊपर केस हो सकता है? बोलो हाँ या ना। पिक्चर में बोलता था ना हीरो हीरोइन को, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। कभी तुमने देखा कोर्ट में केस गया, इसने मेरे को बोला था चांद और तारे देगा, अभी तो चंद्रयान भी पहुंच गया फिर भी चांद नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है? जोर से बोलो एक बार। नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बोले एक बार जोर से, पॉसिबल। दूसरा इफेक्ट, मतलब पॉसिबल है तो एनफोर्सिएबल है, लीगली एनफोर्सिएबल वर्ड आया है तो पॉसिबल मतलब एनफोर्सिएबल। पॉसिबल एनफोर्सिएबल वर्ड का मतलब क्या है? पॉसिबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, लोग उसको कर सकने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनफोर्सिएबल। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। और दूसरा वर्ड है लीगली। दूसरा वर्ड क्या है? बोले एक बार, लीगली। व्हाट इज लीगली? लीगली कोई भी चीज पॉसिबल होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। लीगली कुछ भी जिंदगी में तुमको वैलिड करना है, एनीथिंग, दिस इज फॉर नॉर्मल पार्लेंस, मैं कोई तुम्हें लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं। लीगली जिंदगी में कोई भी चीज वैलिड करनी है तो दो चीजें चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उस चीज का वो लीगल चाहिए, और उस चीज के खिलाफ जो आप कंसिडरेशन दे रहे हो वो कंसिडरेशन आपका लीगल चाहिए। अगर ये दोनों चीजें लीगल है तो चीज लीगल हो जाएगी। ठीक है? तुमको सीए करना है, लीगल डिग्री, लीगल वैलिड डिग्री, उसके लिए तुम कंसिडरेशन दे रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, वैलिड कंसिडरेशन है। जोर से बोलो यस और नो। तो ऐसे सिचुएशन में ये चीज क्या हो गई? लीगल। ये चीज क्या हो गई? लीगल। वही तुमने कई बार सुना होगा, फर्जी डॉक्टर होते हैं। ठीक है? डॉक्टर नहीं होते, फर्जी होते हैं, तो ऑब्जेक्ट ही इलीगल, ऊपर से कंसिडरेशन में घूस खिलाई होगी वो और इलीगल, तो आपका डिग्री कैसा निकला? इलीगल। सब समझ में आ रहा है? उसी तरीके से किसी भी चीज को अगर लीगल करना है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप लीगल हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगली एनफोर्सिएबल? एनफोर्सिएबल में मतलब पहले पॉसिबल एंड वैलिड होना चाहिए, एंड लीगली का मतलब है लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले एक बार यस और नो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? तो इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन क्या बनता है? सो इफ आई विश टू डिफाइन यू व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, 2H कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑफर 1 2A प्लस एक्सेप्टेंस 1 2B प्लस ऑफर 2 अगेन 2A प्लस एक्सेप्टेंस 2 अगेन क्या बोले एक बार उसे 2B, ये ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज, प्लस possibility of performance, legally enforceable 2H वाला clause, plus legal object plus legal consideration। ठीक है? कंसिडरेशन आएगा 2D के अंदर, लीगल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस से उठाना पड़ेगा, सब्सटेंस मतलब रियलिटी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। अगर आप ये सब चीजें इकट्ठा जोड़ दो तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले एक बार सर नो। सो दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से और भी मैं मार्किंग कर दूं तो ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 इज अ प्रॉमिस 1। ठीक है? इसमें दो लोग आपको दिखेंगे, जो ऑफर दे रहा है इज अ प्रॉमिस और दूसरा कौन है? बोले एक बार, प्रॉमिसी। और प्रॉमिस और प्रॉमिसी कहां डिफाइंड है? 2C में। ठीक है? यहां पे भी आपको क्या दिखेगा? प्रॉमिस 2। ठीक है? प्रॉमिस 2 में अब ऐसा हो सकता है प्रॉमिस 1 में जो प्रॉमिस और था वो प्रॉमिस 2 में प्रॉमिसी बन जाए। क्या बन जाएगा? बोले एक बार उसे, प्रॉमिसी। और प्रॉमिस 1 में जो प्रॉमिसी था वो प्रॉमिस 2 में प्रॉमिस और बन जाए। जोर से बोले यस और नो। क्वाइट पॉसिबल बट स्टिल डिफाइंड इन 2 सबसेक्शन। कौन सा? बोले एक बार, C।
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन 2H ने बोला है, एनफोर्सिएबल वर्ड से। लीगल ऑब्जेक्ट मैंने सब्सटेंस बोल दिया, लीगल कंसिडरेशन के लिए 2D लिख दिया। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 सबसेक्शन H, ABCD सब मिला के। साथ में इलीगल वाला जी भी ले लो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर नो। तो इसमें अगर मैं लीगल ऑब्जेक्ट लीगल कंसिडरेशन में दोनों का लीगैलिटी इंक्लूड कर लूँ तो वो हमको 2G में मिलता है। कहाँ मिलता है बोले एक बार जो से? 2G। इस प्रकार से तुमने डेफिनेशन पढ़ने चाहिए। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले एक बार ये सुनो। आइडिया क्लियर हो रहा है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ? चलो बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, ठीक है? छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है पर आपको काम में आएंगे। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा? कृपया कमेंट कर दीजिएगा इस प्लीज। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। डन। बहुत बढ़िया। चलो हो गया सबका? बुक बनाई नहीं क्या अभी तक? बुक बनाओ जरा, 150-200 पेजेस की, ठीक है? 25-30 दिन में पूरी खत्म हो जानी चाहिए।
डन, ओके नेक्स्ट। हो गया बच्चों सबका? एवरीबॉडी यस और नो? शानदार। अब ये चीज़ अगर आपका हो गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सबको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कुछ अगर आपको नया पता चला होगा इन केस, ठीक है, तो मान लेने का। इसके पहले जो कुछ भी किसी ने भी पढ़ाया होगा उससे झगड़ने जाने का नहीं, ठीक है। ये मेरे को जितना सही पता है उसके हिसाब से मेरे को जो पढ़ाना जरूरी है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी समझ में आया, अभी से आगे लेके चलने का, बात खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये चीज होने के बाद में नाउ वी आर गोइंग फॉर एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नेक्स्ट एक दो डेफिनेशन है वो एक बार जरा देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल वाला जो है जी वाला, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, बोले एक बार उसे इलीगल। आपकी जब बुक आएंगी तो ये मार्किंग्स में आपको दे दूंगा या इसका पीडीएफ ही आपको शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, तो मार्किंग्स कर लेना नीचे। An agreement which is enforceable by law at the option of the one or more of the parties thereto, but not at the option of the other, is a voidable contract. इसको मैंने रीड तो कर लिया, but we will cover this in free consent. फ्री कंसेंट चैप्टर है, पता है ना सबको? हाँ है ना? फ्री कंसेंट 5 चीजों से विटिएट होता है, याद है? कोर्सा, कोशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना? चलो, उसके बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। A contract which ceases to be enforceable by law becomes a void contract when it ceases to be enforceable, ठीक है। तो आप 2J भी यहां पे लिख सकते हो void contract के लिए, जो मैंने यहां पे possibility लिखा है ना, यहां पे आप 2H के साथ 2J भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज possibility ऑफ परफॉर्मेंस तो 2J में भी है, enforceability तो 2J में भी बोली गई है। बोलो हाँ या ना? आइडिया क्लियर है सबको? चलो, अब हम जा रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से इसेंशियल्स होते हैं सबको याद ही होंगे आई गेस, बोलो हाँ या ना? चलो बोलो कौन कौन से इसेंशियल्स होते हैं। पहला, 2 पार्टीज, 2 तो चाहिए ना, आदमी खुद से कैसे अकेला कॉन्ट्रैक्ट करेगा? हाँ 2। दूसरा, चलो नीचे हेडिंग डालो, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फटाफट फटाफट लिख लो। एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये लिस्ट लिख के आ जाने का, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला 2 पार्टीज। व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पॉइंट नंबर 1, 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, कंसेंसस एड एडम, सुना है? व्हाट इज कंसेंसस एड एडम? मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना? 2 पार्टीज है पर अलग डायरेक्शन में भाग रही है, चलेगा क्या? साथ में आना जरूरी है, बोलो हाँ या ना? सो कंसेंसस एड एडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एड एडम सुना है क्या कभी? ओके, मीटिंग ऑफ क्या बोले एक बार उसे? माइंड्स। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अब ये 2 पार्टीज कंसेंसस एड एडम, इसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहिए तो दोनों को करली ब्रैकेट करके लिख सकते हो, एग्रीमेंट, आगे करली ब्रैकेट करो दोनों को और लिखो एग्रीमेंट। फिर पॉइंट नंबर 3, लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन। पॉइंट नंबर 4, लॉफुल कंसिडरेशन, पॉइंट नंबर 4, लॉफुल कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 5, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट, लॉफुल पर्पस, लॉफुल पर्पस, लॉफुल पर्पस लिखा सबने? प्लस फ्री कंसेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट। कंसेंसस एड एडम इज नॉट अ फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट इज डिफरेंट, ठीक है। कंसेंसस एड एडम फोर्सफुली भी हो सकता है, 2 पार्टीज मीटिंग ऑफ माइंड फोर्सफुली भी हो सकता है ना। मैंने तुमको बोला कल लेक्चर है, संडे है, तुम बम चिल्लाए नहीं 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 नहीं, मैंने डांट दिया, ना कंसेंसस एड एडम तो है, पर इंटेंशनल है या फोर्सफुल है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, स्टूडेंट का टीचर पे, है ना? आगे, सो कंसेंसस एड एडम का मतलब ये नहीं फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट मतलब खुद के मर्जी से, कंसेंसस एड एडम फोर्सफुल भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई फ्री कंसेंट लिखवाया मैंने। नेक्स्ट वन, वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट। एंड लास्ट वन, लीगल फॉर्मेलिटीज, वैलिड एग्रीमेंट, लास्ट वन लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब
ओरल नहीं होना चाहिए, राइट? अरे अच्छा सोच रहे भिखारी, नालायक लोग, ओरल नहीं होना चाहिए नालायक, ओरल नहीं होना चाहिए, राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए बोल रहा हूँ मैं नालायक लोगों को। जन उसके बाद में स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो दीज आर क्या, इनको क्या कहते हैं, बोलो फॉर्मेलिटीज। लीगल क्या बोले एक बार उसे, फॉर्मेलिटी। तो ये है आपके इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एनीवेज हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर आने वाला है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अपन स्ट्रेट अवे उसी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले एक डिफरेंस नोट कर लेते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अभी अभी डेफिनेशन पढ़े हैं, ये डिफरेंस नोट कर ले। तुम्हारे पास बुक नहीं है तो तुम स्ट्रेट अवे लिख सकते हो ऐसा टेबल बना के सिंपली, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज एन एग्रीमेंट, मुझे डेफिनेशन बोलो। एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था ना हमने, 2 सबसेक्शन नंबर ई, क्या है? एवरी प्रॉमिस, 10 बार बोला आज अपन ने, हाँ या ना? तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ promises फॉर्मिंग, बहुत सही, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन फॉर क्या एक बार उसे, ईच अदर। अब ये इजी इजी डिफरेंस है तो फटाफट ले लो, ठीक है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? ओके, एन एग्रीमेंट enforceable by law इज अ क्या बोले एक बार उसे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नीचे क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशन, एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन बनता है क्या, कि नहीं बनता है? नहीं, डायरेक्ट नहीं, नहीं बोलना है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, अरे हाँ या ना? सो इट कैन और कैनॉट, कैन और कैनॉट क्रिएट लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या नहीं बनाता है? इट क्रिएट्स लीगल रिलेशन। नेक्स्ट, वन इन अनदर, व्हाट इज वन इन अनदर? वन इन अनदर, हंस ले तू, हंस ले जिंदगी में पहला पूरा, हाँ। all contracts are agreements but all agreements are not contracts, so all agreements are not contracts, all agreements are not केवल एक बार उसे contracts, but all contracts are agreements। all contracts are agreements। समझ में आया सबको? चलो ये डिफरेंस हो गया। आगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, वैलिड रहते हैं वॉइड रहते हैं? अगर तुमने इम्पॉसिबल एक्टिविटी वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वैलिड है या वॉइड है? चलो एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक एग्रीमेंट, दो पार्ट, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, ठीक है। नाउ पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा सर्टेनिटी। पॉसिबल में कितने पार्ट्स आ जाएंगे? 2, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। सर्टेनिटी में 2, सर्टन और दूसरा कौन सा? अनसर्टन। ड्रॉ कर रहे हैं सब लोग? बोलो हाँ या ना। ओके, मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे है वो क्या रहता है हमेशा? बोले एक बार उसे, वैलिड। एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, पहले एग्जांपल तो दो। सेलिंग डेड हॉर्स, डेड हॉर्स बेच सकते हैं, किसी को डेड हॉर्स ही खरीदना हो तो। ओके, एनीवन? सेलिंग अ हॉर्स, सेलिंग अ लाइव हॉर्स
बट ही वॉज डेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, वी कैन से दैट, है ना। अच्छा, बाइंग द लैंड ऑन द मून पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? अभी अभी एक आदमी ने खरीदा जम्मू कश्मीर के, मैंने सुना, है ना, तो दायरा बढ़ रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, ओके, सेलिंग अ लैंड ऑन द मार्स, अभी तो पॉसिबल नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तब पॉसिबल है क्या? नहीं, तो यू कैन सेल दैट, क्लियर है? तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, सो सेलिंग लैंड ऑन मार्स, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वाइड एब इनिशियो। व्हाट इज वाइड एब इनिशियो गाइस? पैदा होते से ही वाइड पैदा हुआ था, पैदा ही वाइड हुआ था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, वाइड एब इनिशियो, कंसेप्ट समझ में? पैदा ही वाइड हुआ था, पता बाद में चला कि वाइड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। ओके, दूसरा सर्टेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर सर्टन आर ऑफ कोर्स वैलिड, बट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट सर्टन, एनी अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल जो हमेशा टिपिकल वाला हर बार तुमने सुना होगा, ठीक है। नाम बोलो, आपका नाम क्या था बेटा? रजत, रजा। रजा कार्यक्रम की पात्र घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं, यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र संयोग कहा जाएगा, ठीक है। नाम बोलो आपका? मुक्या, मुक्या सेम डू, ठीक है। रजा ने मुक्या को ऑयल बेचा, मेरे को, मैं जिम में, ये बेकार लोग है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मैं हेयर ऑयल की मैं हेयर ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा ऑयल? मैं इंजन ऑयल नहीं, वो भी हट। सो रजा ने मुक्या को क्या बेचा? ऑयल। अब सिर्फ इतना कॉन्ट्रैक्ट किया रजा ने मुक्या से, आई वांट टू सेल यू द ऑयल, क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वेयर आर द फैक्टर्स, विच टाइप ऑफ ऑयल, हाउ मच, फिल्टर्ड, नॉन फिल्टर्ड? अरे बोलो ना हाँ या ना, गरम चाहिए ठंडा चाहिए? अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड दिस फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? नहीं। सब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट्स, these type of contracts are also void ab initio because of परफॉर्मेंस, इनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ क्या? एक बार उसे परफॉर्मेंस। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। हाय गुड मॉर्निंग, तो लिखो जिंदगी में कुछ। ओके, यहां तक हो गया सबका? एवरीबडी यस और नो? सो ये मैंने एक डायग्राम आपको दे दिया रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। सार बोलो, सर बोलो, अच्छे से बोलो सार। आप पढ़ाते तो तुम अच्छा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, पर सर इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? ऐसा डायग्राम बना के आ सकते क्या सर? ऐसा जाके मस्त ऐसा डायग्राम वायग्राम बनाया सर, ऐसे एकदम इम्प्रेशन, तो ऐसा कर सकते क्या सर? देखो एक बात आज ही बोलूं और जिंदगी भर याद रखना, दर्शन खरे कैसा पढ़ाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम लिखते कैसे हो, ठीक है। मैंने तुमको 25 दिन भयंकर अच्छे तरीके से पढ़ाया, बम एंटरटेन किया, हंस हंस के तुम मर गए 2-4 लोग, पर क्या इससे तुमको मार्क मिलने वाले हैं क्या? तुमको मार्क किस वजह से मिलने वाले हो? तुम कितना प्यार से और अच्छे से लिखते हो। अच्छा, मैं एक कंसेप्ट तुमको पढ़ाया, लेट्स से मैंने तुमको एक लाइन रटवाई, बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता। एक बार जोर से बोलो, क्या बोलना है? बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता, बोलो। एग्जाम में तुमको सवाल आया, क्या बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन होता है? तुमने क्या लिखा? नहीं होता। 1 मार्क मिलेगा, जो लिखा उसका मार्क मिलेगा ना। तुमको मालूम तो भी है क्या बोर्ड मीटिंग है और कितने टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं और उसमें स्पेशल क्या होता है, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें मार्क मिलेगा। तो एक्चुअली टीचर, सच में मैं तुमको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, तुम्हारे एंगल से, खास करके तुम लोग, क्योंकि तुम फास्ट ट्रैक में आए हो,
मैं कितना भारी पढ़ाता हूँ या टीचर कितना भारी पढ़ाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है तुम लिखते क्या हो। भले ही तुमको कोई 10 कंसेप्ट नहीं समझे हो, ऐसा होगा नहीं अपने क्लास में कि तुमको कुछ समझेगा नहीं, फ्रैंकली बोलूँ तो बिल्कुल नहीं होगा। पर इनकेस किधर भी ऐसा हुआ कि तुमको 10 कंसेप्ट नहीं समझे, और तुमको लिख सकते हो, जैसे तुमने अभी लिखा बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं होता, तुम इतना भी अगर लिख सकते हो और तुमको मार्क्स मिल सकते हैं, तो फ्रैंकली तुम जिस पोजीशन में हो, क्या सच में उसमें फर्क पड़ता है कि तुमने वो कंसेप्ट कितना डीपली अंडरस्टैंड किया और तुम्हारे टीचर ने तुमको कितना भारी पढ़ाया? कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मुझे जहां तक कि तुम्हारी नीड मालूम है, तुम्हारी नीड फिलहाल एक ही है, पास होना। ठीक है? अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो 180 190 पे पास हुआ उसको 210 वाले से ज्यादा या कम नॉलेज है? तो कहां दिक्कत है? दिक्कत है लिखने में। हाँ, तुम्हारे मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली नीचे हैं तो बहुत दिक्कत है, पर एटलीस्ट तुम 150 के ऊपर हो, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, आई गेस, बिट ऑफ द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड मोर अबाउट राइटिंग, कि तुम लिखते कैसे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सब जन बोलो यस और नो। सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने इतना भारी का डायग्राम बनाया, तुम बोलो ओह भारी पढ़ाता है, क्या फर्क पड़ता है मैं कैसा पढ़ाता है? जब तक तुम इस डायग्राम को खुद के वर्ड्स में, खुद के पॉइंट्स में मार्क्स कमाने के लिए नहीं लिख सकते, तब तक कि क्या फर्क पड़ता है इससे, ये डायग्राम तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? प्रैक्टिकली तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि ना तुम्हारा यह डायग्राम से 1 मार्क बढ़ा है, ना अभी कम हुआ है। बोलो हाँ या ना? इतना बड़ा मैंने कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन लिखा, क्या फर्क पड़ रहा है इससे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन लिखा है मैंने? ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी काम में आई। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ काम में आएगी? जब तुमको कोई पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, पर क्या तुम लिख पाओगे क्या? प्रॉब्लम इज इन राइटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो यस और नो। तो आज से अपन एक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। व्हाट वी विल डू वेरी सिंपल थिंग, कि हम जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उस कंसेप्ट के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंस के हिसाब से कितने आंसर राइटिंग पॉइंट बन सकते हैं वो हम बना लेंगे, और हम सिर्फ वो आंसर राइटिंग पॉइंट पे ही मेहनत करेंगे। हमें डायग्राम फायग्राम याद नहीं रखने वाले, हम सीधा आंसर राइटिंग पॉइंट बनाएंगे। अगर मैं डायग्राम भी दे रहा हूँ तो भी आंसर राइटिंग पॉइंट बनाएंगे, वो आंसर राइटिंग पॉइंट हम लिखेंगे, और हमें जरूरत पड़े तो हम आंसर राइटिंग पॉइंट को रट डालेंगे। क्योंकि पास होने के लिए सब जरूरी है, साम दाम दंड भेद, मेरे को इतना समझ में आता है। उसका सी, इसकी कीमत फेल हुए से ज्यादा किसी और को नहीं समझ में आ सकती। हाँ, पास जो हो चुका है वो एक हाथ बार बोले है ऐसे थोड़ी पास हो सकता है, लॉजिकली पढ़ना चाहिए, उसका बोलना ठीक है रे वो पास हो गया। कंसेप्ट समझ में? अपने लिए साम दाम दंड भेद सब जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो जैसा रटना पड़े रटेंगे, लॉजिकली समझ में आए लॉजिकली समझेंगे, केस स्टडी लिखना है केस स्टडी लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट लिखेंगे। कंसेप्ट समझ में आए? तुम जब रेडी हो पेपर में हर टाइप का आंसर लिखने के लिए, समझ जाना उस दिन तुम पास हो गए, फिर एग्जाम इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो अब ये डायग्राम पढ़ के तो कुछ इजाफा नहीं है, तो नीचे लिखो आंसर राइटिंग पॉइंट्स फॉर पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। ठीक है, आंसर राइटिंग पॉइंट्स फॉर पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। आंसर राइटिंग पॉइंट्स फॉर पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। ठीक है, मैं साथ साथ में लिख रहा हूं। सबसे पहले AWP करके हम इसको लिखेंगे, आंसर राइटिंग पॉइंट्स फॉर पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। ठीक है, सबसे पहली बात, द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पॉइंट्स एग्जाम में जैसे के वैसे छापने हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रट डालो अगर कुछ नहीं जम रहा तो। क्लियर है? द कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट्स are, the contract to do impossible acts are non-performable, hence not enforceable, hence not enforceable. Point number 2, thus the contract to do impossible things or based on impossibility
are void ab initio. ठीक है, समझ में आया? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे बोले एक बार उसे, void ab initio. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ऐसा नो. पर कॉन्ट्रैक्ट void हो गया, पार्टीज के साथ क्या होगा? पुट द पार्टीज टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट in a position that contract never happened. पार्टीज को उस पोजीशन में जाके रख दो जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं. Put the parties in a position that contract never happened. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर. नो. अब सिंपल बात है, लिखे हमने 3 ही पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स लिखे इनका? जोर से बोलो 3. और कभी भी बेटर है ना डायग्राम से. मैं को बताऊं, अभी तक तुमको क्या मालूम था क्या लिखना है करके इम्पॉसिबिलिटी पे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये 3 पॉइंट अगर पूछा गया तो तुम्हारी जान बचाएंगे. ठीक है, 3 पॉइंट पढ़ के चलो, माना 4 मार्क नहीं देगा, 2 तो देगा, 3 तो देगा. बूंद बूंद से घट भरता है. ठीक है, और अगर तुम ऐसे 2-2, 3-3 मार्क वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, वही पासिंग है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक आंसर परफेक्ट लिखने से कोई पास नहीं होता, याद रखना ये सेंटेंस. एक आंसर परफेक्टली लिखने से कोई पास नहीं होता, या 10 आंसर परफेक्टली लिखने से कोई पास नहीं होता. पास वो होता है जो सभी पूरे पेपर को प्रॉपरली ऑप्ट करता है, भले उसके अंदर एक भी आंसर परफेक्ट ना हो. क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग में आधे से ज्यादा मार्क लेने चाहिए. हर क्वेश्चन में तुम एक क्वेश्चन परफेक्ट करने जाओगे और अगर तुम्हारा एक स्किप होने वाला है तो तुम इसको परफेक्ट मत करो, जो क्वेश्चन स्किप होने वाला है तुम उसको लिखो. क्योंकि इसको समझो तुम 4 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने अच्छे से काफी लिख लिया पर परफेक्ट नहीं लिखा, तो इसके ऊपर 2.5-3 मिल जाएगा. तुम परफेक्ट करने जाओगे तुम मैक्सिमम 1 मार्क और कमाओगे, पर वो परफेक्शन के चक्कर में जो तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, उसके ऊपर स्टेप मार्किंग में 2 या 2.5 मार्क मिल सकता था. तो यहाँ के 1 मार्क के चक्कर में तुम वहां के 2.5 छोड़ रहे हो. आंसर समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो प्राइमरी टारगेट पूरा पेपर खत्म होना चाहिए. प्राइमरी टारगेट क्या बोले एक बार जो से, पूरा पेपर खत्म होना चाहिए. तुमने पूरा पेपर अच्छे से खत्म किया और तुमने प्रॉपर कंटेंट लिखा है, डिसेंट, बहुत भारी का नहीं, डिसेंट, पॉसिबल ही नहीं तुमको 50 के नीचे मार्क्स आए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को दिमाग में फिट कर लो. अब ये हो गया पॉसिबिलिटी का, विल गो फॉर सर्टेनिटी. ठीक है, तो ऊपर पॉसिबिलिटी का हमने लिख लिया, चाहिए तो हेडिंग सर्टेनिटी का नीचे ले लो, सर्टेनिटी. सर्टेनिटी के अंदर पॉइंट नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट are not certain is not performable. Hence not enforceable. Point number 2, thus the contract of uncertain acts or details is void ab initio. Point number 3, put the parties to such a contract in position that contract never happened. डन एवरीबॉडी? जोर से बोले सर. नो. ओके, अब तुम सीखे क्या? तुम कुछ नया सीखे नहीं हो आज, ये तुमको ऑलरेडी मालूम था. इम्पॉसिबल वाला बेकार है, अनसर्टन वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. पर क्या तुम इसको अभी तक लिख सकते थे? ऐसा लिख सकते थे? जोर से बोले सर. नो.
आज तुम ऐसा लिख सकते हो, ऐसे ही डेली मार्क्स कमाने हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो, अरे जोर से। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो मैंने पॉसिबिलिटी कंप्लीट कर लिया, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्रीमेंट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो नीचे क्वेश्चन लिखिए फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मेरे पास अगर कोई केस स्टडी है तो मैं वही दिखा दूं ना आपको। चलो ठीक है, लिखो। ऐसे मिलना तो मुश्किल है। देखो लिखना। मिस्टर बादल, मिस्टर बादल promise to sell, promise to sell oil to Miss Bijuli, to Miss Bijuli, है ना? बादल बरसा। बोलो हाँ है ना? और पब्लिक का क्रश शिफ्ट हो गया, नेपाली बोले, रशियन से नेपाली। बहुत बढ़िया। सो मिस्टर बादल प्रॉमिस टू सेल ऑयल टू मिस, किसको बोले एक बार उसे? बिजुली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट, मिस बिजुली sued Mr. Badal. Miss Bijuli sued Mr. Badal as she was assuming, as she was assuming Badal will supply hair oil, as she was assuming Badal will supply hair oil but Mr. Badal actually supplied engine oil, but Mr. Badal actually supplied engine oil. Full stop. Mr. Bijuli claimed a compensation. Hey, sorry, Miss Bijuli, sorry. Miss Bijuli claimed a compensation of rupees 5 lakh, of rupees 5 lakh, of rupees का बोले एक बार उसे 5 lakh from Mr. Badal, from Mr. Badal. Mr. Badal defended, Mr. Badal defended that facts were not clear, that facts were not clear, that facts were not clear at the time of contract, that facts were not clear at the time of contract, so he is not liable for compensation, so he is not liable for compensation, so he is not liable for क्या बोले एक बार उसे? compensation. Full stop. Please advise, प्लीज एडवाइस। ऐसे ही सवाल आते हैं ना एग्जाम में? बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। देख लिया सबने क्वेश्चन? शुरू हो जाओ। इसकी राह देख रहे हो? शुरू हो जाओ, लिखना शुरू कर दो। जैसा आता है, जो आता है, दिखाओ तुम्हारे टैलेंट।
लाइव स्ट्रीम में भी सबने आंसर लिखना है। हाँ, मेरे पास कोई लेक्चर है क्या आज? है क्या? ठीक है। समझे क्या? 5 minutes more. पूरी भड़ास निकालना। हाँ, कुछ भी मत छोड़। जितना एकदम तुम्हारे टैलेंट। The uncertain contracts are the contracts which are not certain, and as they are uncertain to perform, that's why they are called as uncertain contracts. As you cannot perform them, that is the uncertainty in the contract you should worry about.
As everything is uncertain, my answer is also uncertain. कितने लोगों का हो गया? लिखो लिखो, तो दूसरा ही दिन है ना, आज लिख लो। आज सबसे बुरा वाला और सबसे गलत वाला आंसर जो लिखना है आज के दिन लिख लो, पूरा पूरे भड़ास के साथ निकाल लो, कल से नहीं हो पाएगा क्योंकि हो गया क्या तुम्हारा? डन? अच्छा, कितना पेज भर गया? आधा पेज भरा क्या? 4 मार्क के लिए 1 पेज तो भरना चाहिए ना? हाँ है ना, इक्वेशन होता है अपना, यस और नो? 4 मार्क के लिए 1 पेज, 8 मार्क के लिए 2 पेज, 10 मार्क का है तो 2.5 पेज, 16 मार्क का है, उस साले को आंसर बुक ही फाड़ डालूंगा आज। बोलो हाँ है ना? चलो डन सबका? कुछ भड़ास बाकी जो मन में बाकी है? चलो आ जाओ अभी, ठीक है, छोड़ दो, देखे मैंने सबके आंसर, लेट्स गो। ओके, अब मैं अपने पास 5 ही मिनट बाकी है फ्रैंकली, तो मैं थोड़ा सा एग्जिस्टिंग आंसर राइटिंग पॉइंट में जो मैंने लिखा उसमें अमेंडमेंट कर रहा हूँ, पर फोकस कृपया डबल देना। कभी जब तुमने आंसर लिखा तो क्या तुमने ये सोचा कि तुम एग्जाम में आंसर कैसे लिखने वाले हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोथ साइड मार्जिन मार्जिन ड्रॉ किया है? हाँ, चलो गुड। नॉर्मली जब कोई भी आंसर आप ऑप्ट करते हो, बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान दीजिएगा, अपने पास समय कम है इसलिए मैंने जो आंसर राइटिंग पॉइंट लिखे मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं वापस से सेम 3 पॉइंट्स को भी लिख के दिखा सकता था, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको आज ये समझ में आए कि आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है? मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर, लेट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इन द मार्जिन ऑन द लेफ्ट, मैं बोथ साइड मार्जिन ड्रॉ करूंगा, राइट साइड की मार्जिन मेरी 1 सेंटीमीटर की रहेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड की जो दी है इंस्टीट्यूट ने वैसे ही माननी है। मार्जिन वाला एरिया हमेशा वैल्यूअर का होता है, दिस इज हिज एरिया। इस एरिया में तुमने आंसर का कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ मतलब कुछ भी। सर ऐसे नंबर ऐसे इधर डाला तो नहीं डालने का, नंबर इधर ही डालने का, मार्जिन के अंदर नंबर जाने ना पाए। वो तो वैल्यूअर बेचारा तुम्हारे ऊपर कभी रहम खाता है इसलिए मार्जिन में भी नंबर डाला तो भी छोड़ देता है। व्हाट इफ तुमने नंबर जीवन में इधर लिखा, वैल्यूअर ने इधर 2 मार्क लिखे, अब पॉइंट है या मार्क है, रीटोटलिंग में इसने इसको 1 काउंट कर लिया 2 के जगह पे, तुम्हारी तो लग गई ना? बोलो हाँ है ना? तो सबसे पहली बात, मार्जिन वाला एरिया वैल्यूअर का है, वो तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम्हारा एरिया है 2 मार्जिन्स के बीच वाला। सर राइट साइड की 1 सेंटीमीटर की मार्जिन का क्या सेंस है? वो कल बताऊंगा, आज पहले तुम कंटेंट तो समझ लो जीवन में कैसा लिखते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने यहां डाला, मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 1 सेंटर ऑफ पेज पे लिखूंगा, क्यों? कल समझ में आएगा, ठीक है? फिर नीचे मैं कोट करूंगा प्रोविजन। बहुत सारे बच्चों ने फैक्ट्स के साथ शुरू किया होगा, इट्स ओके। सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रैकेट क्लोज। बहुत सारे बच्चों ने शुरू किया होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। बोलो हाँ है ना? पॉइंट नंबर 1, जब तुम लिखते हो ना अकॉर्डिंग या एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका मतलब तुम आगे जो लिखने वाले हो वो तुम बेयर टेक्स्ट लिखने वाले हो, मतलब जो पार्लियामेंट ने पास किया जैसा का वैसा। तुम 2 मिनट पहले खुद ने लिखी हुई लाइन को जैसा का वैसा नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट का छोड़ दो जीवन में,
इसीलिए कभी भी प्रोविजन अंडरलाइन कोलन करके ब्रैकेट में जब तुम सेक्शन डालते हो और एक्ट का नाम डालते हो तो तुमने सेक्शन भी कोट किया, एक्ट भी कोट किया, और ब्रैकेट में डालने की वजह से तुम्हें फ्रीडम मिल जाता है कि तुम खुद के लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। तुम्हें बेयर टेक्स्ट लिखने की या मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। सर 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 पर वो मॉड्यूल का लैंग्वेज तो बहुत जरूरी होता है ना सर। तो लिख, तो लिख ना, मैंने मना किया क्या? तो लिख ले तू। तेरे से हो रहा है ना कि ये 4 सब्जेक्ट के साथ में BCR के साथ में तू मॉड्यूल का लैंग्वेज भी याद कर लेगा? बोलो हाँ या ना, तो लिख। Anyone is having that kind of capability, please raise your hand. You are exempted from all answers. Now, anyone who is not having that capability to replicate module, please raise your hands. कि हम लैंग्वेज कॉपी नहीं कर सकते। 100% लोग नहीं कर सकते। अब जो रास्ते पे, जो मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते, वो रास्ते के ऊपर नाच के क्या फायदा? कि नहीं मेरे को मंजिल पे जाने पर मैं इधर ही नाच रहा हूं। अरे तू उधर ही रोता बैठेगा जिंदगी में थोड़ी देर बाद। मॉड्यूल का लैंग्वेज, मॉड्यूल का लैंग्वेज, मॉड्यूल का लैंग्वेज। और क्या होता है मॉड्यूल का लैंग्वेज में? कीवर्ड्स, वो मैं वैसे ही दे दूंगा तुम्हें। कह रहे पर तुम, अबे तुम्हारा छोड़ो, मैं बेयरटेक्स रेप्लिकेट नहीं कर सकता, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। तुम मॉड्यूल का लैंग्वेज लेके नाचते बैठते हो जिंदगी भर, नहीं मॉड्यूल का आना चाहिए, आना चाहिए। जो पास होके उधर बैठे ना इंटर में, वो भी मॉड्यूल का लैंग्वेज रेप्लिकेट करके नहीं आए हैं। तो सर लिखना क्या है? लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कंटेंट कितना सही है इससे फर्क पड़ता है। 100% कंटेंट तेरा सही है ना, तो लैंग्वेज के लिए तेरा आधा मार्क भी नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। काट ही नहीं सकते अगर 100% तेरा कंटेंट, तुम्हारा कंटेंट ही भसका हुआ है और तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज सिर पे लेके नाचोगे, तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। एक स्टीरियोटाइप है, दिमाग में फोबिया बना के रखा है हर बच्चे ने मॉड्यूल का लैंग्वेज। तो फिर लिख, सीधी बात है। और नहीं कर सकते तो सीधी बात यह समझ ले कि कंटेंट 100% सही रख, तेरे लैंग्वेज नहीं फर्क पड़ता। मैं जीता जागता जिंदा एग्जाम्पल है, मैंने जिंदगी में मॉड्यूल का लैंग्वेज कॉपी नहीं किया। मैं CA भी बन गया, CS भी बन गया, BCom भी किया है। समझ में आ रहा है? मैं तो मॉड्यूल के लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। एक बार सब जन बोलो, जो तो हक से नहीं बोल, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे तुम, जरा बोलो। पर कंटेंट 100% क्लियर चाहिए। हाँ, कंटेंट अगर तुम्हारा ढपा हुआ है ना, तो फिर वैल्यूअर जरूर लैंग्वेज सर्च करेगा। वैल्यूअर कब लैंग्वेज सर्च करता है मैं वो भी बोलूंगा। मॉड्यूल की लैंग्वेज वो कब सर्च करेगा? जब तुम्हारे कंटेंट में ही कोई सेंस नहीं है, कंटेंट ही ढपा हुआ है, तो लैंग्वेज तो ढूंढेगा ना किधर तो उसको मार्क देने का है, वो भी ढूंढेगा ना किधर दू। अब कंटेंट भी ढपा हुआ, लैंग्वेज भी ढपा हुआ, तो मार्क्स क्या मार्जिन पे देगा? बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए कंटेंट तू 100% सही रख, तेरे लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता भाई। तेरे कंसेप्ट सबको हाँ ना। और इसीलिए ब्रैकेट में सेक्शन कोड किया है, एज पर नहीं, अकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। एज पर अकॉर्डिंग तुम उसको पढ़ाओगे क्या, लॉ कैसे लिखना है करके? हाँ, तुम उसको पढ़ाओ। तुम जब लिखते हो ना एज पर, दैट इज अ टेररिज्म अगेंस्ट वैल्यूअर। कि मैं बेयर टेक्स्ट का लैंग्वेज लिखने का बता, एज पर सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर मेरा लैंग्वेज देख, इज द और वॉकिंग इंग्लिश, टॉकिंग इंग्लिश, सिटिंग इंग्लिश। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो, ऐसे कोट किया, नीचे 3 पॉइंट लिखे ईमानदारी से। द कॉन्ट्रैक्ट वेयर डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सर्टन इज नॉट परफॉर्मेबल, हेंस इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। सिंपल लैंग्वेज, कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई। दूसरा, thus the contract of uncertain acts or details is void ab initio, simple language. तीसरा, put the parties to the such a contract in a position that contract did never happen. ये मोर कंटेंट में कोई दिक्कत है? मॉड्यूल का लैंग्वेज दिख रहा है किसी को? बोलो हाँ या ना। नहीं, पर सही लिखा हुआ दिख रहा है। नीचे एक्सप्लेनेशन, एक लाइन छोड़ के एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन कोलन इन द गिवन केस। आप जो उधर फैक्ट्स लिख रहे हो ना, वो फैक्ट्स इधर लाओ, एक्सप्लेनेशन में लाओ। सर पर हम वो वाला फॉर्मेट हमारे दिमाग में है, दिमाग से उठाओ फेंक दो, क्योंकि उससे अभी तक तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, उससे कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। इससे होगा कंफर्म, ये लिख के ले लो तुम मेरे से। ठीक है, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल, सब लेवल पे एक ही फॉर्मेट चलता है। ये इंटर लेवल पे सेम फॉर्मेट, वो बच्चे लास्ट बैच में 250 से 300 सवाल सेम फॉर्मेट में लिखते बैठे, उनके दिमाग काम करना बंद कर दिया, पर हाथ चलना कभी बंद नहीं हुआ, अभी भी लिखते कंसिस्टेंटली।
और मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। बच्चा क्या करता है, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड फैक्ट्स ऑफ द केस में नीचे क्या लिखा, देयर इज अ पर्सन बादल, देयर इज अ बिजुली, दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, शी वांटेड हेयर ऑयल, ही वांट टू गिव अ इंजन ऑयल, तो शी सूड हिम, शी ने उसके ऊपर सू कर दिया। मेरे को एक बात बता, सिंपली, जिसने इतने सारे फैक्ट लिखे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तुम वैल्यूअर हो, तूने 50 पेपर चेक किए हैं, तुम्हें क्वेश्चन के सारे फैक्ट पता है, क्वेश्चन के सारे फैक्ट पता है, सेम फैक्ट तुम आंसर में वापस ढूंढना चाहोगे क्या? आर यू सीरियस? जिस वैल्यूअर को क्वेश्चन के सारे फैक्ट पता है, उसने हेडिंग दिखा ना फैक्ट्स ऑफ द केस, वो उसको स्किप कर डालता, सीधा स्किप। वो वैसा ही है, आई एक्सेप्ट वाला एग्रीमेंट जैसा, टिक करके एक्सेप्टेड, आगे। कोई भी वैल्यूअर खुद के क्वेश्चन के दिए हुए फैक्ट्स को खुद वापस से नहीं पढ़ता, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं अगर दिन के 200 पेपर चेक करने वाला, एक वैल्यूअर दिन के 200 पेपर चेक करता है फाउंडेशन के, 50-50 मार्क के, लॉ के एटलीस्ट, बीसीआर ऐड कर दो तो 100 पेपर, जो दिन में 100 पेपर चेक करने वाला है, डू यू सीरियसली थिंक कि उसको क्वेश्चन के फैक्ट नहीं पता होंगे और तुमने लिखने की वजह से ही उसको पता चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या था? ऑब्वियसली नॉट। हम हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं, और तुमको लिखने ही है ना एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 1, पूरे क्वेश्चन को समराइज करके एक पॉइंट में पेल दो, खत्म बात। इससे ज्यादा समय और इससे ज्यादा स्पेस फैक्ट ऑफ द केस डिजर्व नहीं करते। ये तो भला है कि इसके अंदर कोई केस स्टडी नहीं है, तुम फैक्ट ऑफ द केस ही लिखते बैठे, तो जो केस स्टडी लिखना है, जो पूछा है, वो कब लिखोगे तुम? मतलब यहां पे एक केस स्टडी पूछा था, उसके अंदर एक केस लॉ इन्वॉल्व है जो हम पढ़ रहे थे, समझो चिन्नैया वर्सेस रमैया के ऊपर उन्होंने केस स्टडी पूछ लिया, मतलब तुम केस स्टडी के फैक्ट लिखोगे, फिर चिन्नैया वर्सेस रमैया के फैक्ट लिखोगे, यही करते बैठो ना, पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हो? तो सीधी बात, पूछे हुए क्वेश्चन के फैक्ट लिखने के नहीं, समराइज करने का, पहले पॉइंट में पेल देने का। एनीवेज वो पढ़ने वाला नहीं है। मैं अगर दिन के 100 पेपर चेक करने वाला है, तो सिंपल सी बात है, केस के फैक्ट मेरे को मालूम है, क्वेश्चन के फैक्ट मेरे को मालूम है, मैं उसको वापस पढ़ने की तसदी नहीं लेने वाला। और जो मैं पढ़ने ही नहीं वाला, उसको तुम लिख क्यों रहे? खत्म। वो फैक्ट के चक्कर में तुम्हारे 2 क्वेश्चन और होते ना भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो नीचे ऐसा, जिसको बहुत नहीं सर मेरे को लिखना ही है, तो दे इधर ऐसे लिखना आराम से, सिंपल, इधर ही देता हूं मैं। मिस्टर बादल entered in contract to sell oil to Bijuli, Miss Bijuli, and supplied wrong oil due to uncertainty. Full stop, फैक्ट खत्म। क्या गलत लिखा? मेरे को नहीं लिखना हेयर ऑयल और इंजन ऑयल, क्या उससे मेरे क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज होने वाली है? 2 लोगों के फैक्ट नाम लिखे मैंने, उतना ही शुक्र समझो, बात खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, यहां से मेरा रीजनिंग शुरू। एज पर द प्रोविजन, अब यहां आप लिखो एज पर अबव प्रोविजन, एज टर्म्स आर अनसर्टन, as terms are क्या बोले एक बार उसे, uncertain, the contract is void ab initio. Point number 3, so Miss Bijuli can't sue Mr. Badal, कितने का कंपेंसेशन है? for rupees 5 lakh कंपेंसेशन। बात खत्म, दोनों रीजनिंग दे दिए, केस को डिस्कस कर लिया। नीचे आंसर। तो सर फिर हमने एक्सप्लेनेशन में भी तो लिखा है कांट सू। अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करते हो तो एंड में जो फिगर निकलता है अंडरलाइन करते हो, बैलेंस शीट टैली करके देते हो, एक ऊपर 2 नीचे, बोलो हाँ है ना? मैथ्स का पेपर सॉल्व करते हो, एंड में जो आंसर आते हो अंडरलाइन करते हो प्रॉपरली, बोलो हाँ है ना? फिर ही पेपर ने क्या पाप किया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एडवाइस, तुम आंसर क्या लिख के आए कि कांट सू। एडवाइस करो, नीचे देखो कैसे लिखना है, इट इज एडवाइस दैट।
It is advised that Miss Bijuli shall not sue Mr. Badal as the base of contract is uncertain, so wrong oil is sold. Put both the parties in a position as contract never happened. Full stop. ये है आपका आंसर। अगर 4 मार्क का है, लैंग्वेज के और स्पेलिंग मिस्टेक के आधे रख लो, मैंने दान दिए, मेरे को चाहिए भी नहीं। क्या 3.5 इसके ऊपर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बोलो, जोर से बोलो। सबको लग रहा है 3.5 इसके ऊपर मिलने चाहिए? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। अपना काम खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा आंसर निकलना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? आज समय ज्यादा हो गया है, कल से इसके ऊपर वर्क करेंगे। पर ये जितना इजी दिख रहा है ना, उतना इजी है नहीं। वाट लग जाएगी, बहुत फटके खाने पड़ेंगे, हर एक के 10-10 आंसर कटेंगे, तब जाके आएगा। तो कल से हर एक चीज के लिए रेडी रहो कि तुम्हारे कितने भी आंसर कट सकते। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते। सिर्फ ट्राई करो, सेम क्वेश्चन इस टाइप के आंसर में पूरा कल लिख के लाओ। ठीक है, मैं आंसर दिखाऊंगा नहीं, कॉपी तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा, आंसर तो तुम ही लिखोगे। समझ में आया पक्का? दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, कोई भी शंका?